व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नगमा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि बीते दिनों में जो मैंने कहानियां आपको सुनाई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। जो आज मैं कहानी लेके आई हूँ वो कहानी थोड़ी सी अतरंगी है, आत्माओं से जुड़ी हुई है, तो इस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है। आत्मा एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत लोग विश्वास करते हैं, बहुत लोग इस चीज को नहीं मानते हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं देखें तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कहीं ना कहीं होती हुई नजर आती हैं। तब भी कोई व्यक्ति इस चीज को डिनाई करने की कोशिश करता है या ये सोचता है कि शायद आत्मा नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है और कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी घटित हो जाती हैं कि इन चीजों पर फिर यकीन हो ना हो लेकिन डर लगने लगता है। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें पुलिस है जो क्रिमिनल को ढूंढ रही है, लेकिन क्रिमिनल है जो खुद पुलिस के पास चला आ रहा है और ये कहता हुआ घबराता हुआ बोल रहा है कि प्लीज आप मुझे अरेस्ट कर लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे सरेंडर करना है क्योंकि जिसका मैंने खून किया है वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो मेरे सपनों में आती है ना दिलचस्प। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी कि आखिर कहानी का कहां से ये शुरुआत होती है और कैसे ये कातिल है जो खुद का गुनाह कैसे कबूल करता है। तो आज का किस्सा है आत्मा ने ही पकड़वाया अपने ही कातिल को। तो कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से। बेंगलुरु में एक दंपति होते हैं। अमृत लाल नाम का एक व्यक्ति है जो कि दार्जिलिंग से बिलोंग करता है और उसकी पत्नी है जानकी। दोनों हंसी खुशी बेंगलोर में शिफ्ट होते हैं और यहीं से बस सिलसिला शुरू हो जाता है उनके इस घटनाक्रम का। तो एक पुलिस थाने में जो कि नया नया अभी बेंगलोर में खुला ही है, जिसका लॉन्च है, जिसका इनॉग्रेशन है, वहां पर पहला केस दर्ज होता है कि पास की नहर के पास एक लाश मिली है और जिसका कि गला कटा हुआ है और बुरी तरह से चोटों के निशान है और बहुत ही ज्यादा बर्बर स्थिति में वो व्यक्ति है, लहूलुहान है। पुलिस है जो वहां पर पहुंचती है, वहां जाकर मुआयना करती है, तो वहां उस व्यक्ति के आसपास उनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन साथ में थोड़ी ही दूरी पर यानी कि लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक व्हाइट कलर की कार वहां खड़ी हुई होती है। माजरा कुछ समझ में नहीं आता है। पूरी गाड़ी को चेक किया जाता है तो वहां देखा जाता है कि खून से जो ड्राइविंग सीट है वो पूरी लथपथ है। तो समझते देर नहीं लगती है पुलिस को कि खून तो कार में ही हुआ है, लेकिन अब ये कार किसकी है, क्योंकि उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं था, साथ ही में जो मरने वाला मृतक था उसके पास भी कोई भी कागज नहीं था। इस वजह से पुलिस ने क्यास लगाई कि अब कैसे इसको खोला जाए। तो पुलिस ने जो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके थ्रू जांच के लिए वो दे दिया जाता है कि किसके नाम से है। अब जो जांच में जो सामने आता है तो बेंगलोर का ही एक इलाका है कोरामंगला। कोरामंगला के एक व्यक्ति के नाम पर, एक अच्छे खासे बिजनेसमैन के नाम पर ये कार है जो रजिस्टर होती है। तो पुलिस को लगता है लगभग केस है जो कुछ तो सुराग यहाँ मिलने वाला है। तो पुलिस वहां पर जाती है, उन व्यक्ति से पूछताछ करती है, लेकिन वो व्यक्ति साफ मना कर देते हैं कि हाँ ये कार तो मेरी है, लेकिन मैंने इसे 6 महीने पहले ही बेच दिया था किसी अन्य शख्स को। तो अब पुलिस को जो सुराग मिला वो भी कुछ खास काम नहीं आता है, लेकिन वहां पर एक चीज होती है, जब आप सेकेंड हैंड कार किसी को ट्रांसफर करते हैं तो आप पूरी लिखा पढ़ी करते हैं। तो उन्होंने पूछा ठीक है, आपने जिसको ये कार दी है उसका हमें पता और नाम सब दे दीजिए। तो वो व्यक्ति होता है जो वो दे देता है और नाम जो जिसके ये कार है वो ट्रांसफर की जाती है वो है जानकी। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया था कि जानकी और अमृतलाल पति पत्नी है। तो यहां से शुरू होती है पुलिस का लिंकअप पूरा। जानकी के बारे में जब जैसे ही पूरी इंक्वायरी की जाती है तो उनको समझ में आ जाता है कि जानकी के पति की हत्या हो चुकी है। लेकिन इन सब में हैरानी की बात ये थी कि जानकी कहाँ है, क्योंकि जानकी पूरे मंजर में कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। पुलिस तफ्तीश करती है, घर इस दौरान बंद होता है। इसी के तहत जो पुलिस है ये एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लेती है कि शायद जानकी ने ही तो अपने पति की हत्या नहीं की और शायद वो किसी के साथ भाग गई है। जब एक साइड से ये पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था तब पुलिस है जो पहुंच जाती है जानकी के घर पर और गेट को तोड़कर अंदर एंटर कर जाती है। तो वहां वो देखते हैं तो कुछ अलग ही मंजर
समझ में आता है। वहां पर एक कमरे में जाकर जब देखा जाता है तो जानकी है वो भी लहूलुहान बिस्तर पर पड़ी होती है, यानी कि जिसको वो मुजरिम समझ रहे थे वो तो खुद ही मर चुका है। अब एक और पहेली ये जुड़ जाती है कि अमृतलाल और जानकी दोनों ही नहीं रहे, तो दोनों को मारने वाला आखिर है कौन? ऊपर से नया शहर, यहाँ के रहने वाले नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, दार्जिलिंग से वो आते हैं तो उनके घर वालों को खबर की गई। 24 घंटे में उनके घर वाले हैं जो तफ्तीश के लिए यहाँ पहुंचे कि हाँ यही अमृतलाल और जानकी हैं। अब उसके भाई से जब पूछा गया, जानकी के भाई से, कि कैसा उनका रिश्ता था, कैसा आपस में लड़ाई थी या नहीं थी, किसी के साथ रंजिश है, किसी पर शक है आपको, तो जो जानकी का भाई है वो साफ साफ इनकार कर देता है कि अमृतलाल बहुत मेहनती और सुलझा हुआ इंसान था, इसी वजह से हमने अपनी बहन जानकी की वहां पे शादी की। और साथ ही में बताया कि बेंगलोर आने के बाद ऐसा उन्होंने कभी नहीं बताया, जनरल बात होती रहती थी लेकिन कभी उन्होंने इस बारे में जिक्र नहीं किया कि कुछ ऐसी चीजें मतलब उनके साथ हो रही है, मतलब कोई दुश्मन हो। अब बेंगलोर में ही उनके क्रियाक्रम की तैयारी की जाती है, पोस्टमार्टम सब हो चुका है। जैसे जैसे समय बीतता है, अब क्रियाक्रम की जब बात की जाती है तो इंस्पेक्टर है जो जानकी के भाई से थोड़ा और पूछताछ करता है। तो इसमें जानकी का भाई ना थोड़ा अचंभित होता है जब सारे लोगों को देखता है वहां पर कि यहाँ पे सारे लोग तो प्रेजेंट है, लेकिन जिस मुंह बोले भाई को जानकी है जो बेंगलोर में राखी बांधती थी वो नजर नहीं आ रहा। उसका नाम प्रदीप है और वो तब से ही नजर नहीं आ रहा है जब पूरे सब लोगों को खबर है, बेंगलोर में भी खबर है और दार्जिलिंग और असम जहां इनके रिश्तेदार है वहां पर भी पूरी खबर है। तो फिर प्रदीप कहाँ गायब है? अब सबकी सुई है जो प्रदीप की साइड चली जाती है। प्रदीप को फोन लगाया जाता है तो फोन बंद आता है। इधर जानकी का फोन घर में ही है लेकिन अमृतलाल का फोन है जो कहीं भी नजर नहीं आता। तो पुलिस है जो वेट करती है कि किसी का फोन लगे, प्रदीप का फोन भी नहीं लग रहा है, इधर अमृतलाल का फोन भी नहीं मिल रहा है। एक दिन अमृतलाल का फोन अचानक से ऑन होता है तो पुलिस है जो उस नंबर पर फोन करती है, एक महिला कांस्टेबल को फोन करने के लिए बोला जाता है और वो अपने जाल में जिस व्यक्ति ने फोन उठाया होता है उसको फंसाती है और बोलती है कि मुझे आपसे मिलना है, और वो व्यक्ति राजी हो जाता है। पुलिस को लगता है कि ये एक बड़ी सक्सेस है कि हमें ये लीड मिली है और हम इस व्यक्ति को पकड़ के इससे ही सवाल जवाब करेंगे। अब जैसे ही वो व्यक्ति मिलता है तो पुलिस उसको घेर लेती है, लेकिन वापस से पुलिस के हाथ खाली हो जाते हैं क्योंकि वो व्यक्ति बताता है कि मुझे ये फोन है जो बेंगलोर से 70 किलोमीटर दूर एक ट्रक में पड़ा हुआ मिला, जिसका कि मैंने देखा फोन बहुत ही खराब पोजीशन में था तो फोन को मैंने फेंक दिया और सिम ले लिया क्योंकि उसमें टॉक टाइम बचा हुआ था और अपना यूज कर लिया और मैं थोड़े दिन में इसको फेंक देता जब इसका टॉक टाइम खत्म हो जाता। तो तब पुलिस ने पूरी जांच करवाई तो जो व्यक्ति वो बोल रहा था वो कहीं ना कहीं सही था क्योंकि उन दिनों वो वहां पर बेंगलोर में था भी नहीं। उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है, वापस से पुलिस के हाथ है जो कुछ नहीं लगता, पुलिस वापस बैठ जाती है। फिर एक चीजें होती हैं, पुलिस करती है कि जितने भी जो प्रदीप के दोस्त हैं, जानकी के दोस्त हैं और अमृतलाल के दोस्त हैं, तीनों के दोस्तों को खंगालती है। अब उसमें कुछ दोस्त हैं जो सिमिलर होते हैं, कॉमन होते हैं, जो अमृतलाल के और प्रदीप के साथ में ही दोस्त होते हैं, उनकी जगह से ही होते हैं, यानी कि दार्जिलिंग से ही होते हैं। तो उन दोस्तों में से 3 नाम होते हैं जो कॉमन होते हैं, जिनके नाम कुछ इस तरह से हैं: संतोष छत्री, प्रीतम और तमार। अब जब इन तीनों दोस्तों को पकड़ के लाया जाता है तो तीनों की स्टोरी मैच करती है, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं शक होता है। पुलिस तीनों को अलग अलग करती है, अलग अलग सेल में अलग अलग तरह से पूछताछ करती है। तभी भी तीनों एक ही तरह के बयान पे कायम होते हैं क्योंकि पूरी प्लानिंग होती है। फिर पुलिस एक खेल खेलती है और तीनों को तोड़ने के लिए अलग अलग, तीनों से अलग अलग बातें करती है कि उसने इस तरह से तुम्हारे लिए बोला है और वो सरकारी गवाह बन गया है। इस पर जो तीनों में से एक व्यक्ति है वो टूट जाता है, एक दोस्त है वो टूट जाता है और पूरी जो प्लानिंग होती है, पूरी रचना होती है, वो पुलिस के सामने बता देता है। तो आइए जान लेते हैं आखिर क्या थी पूरी प्लानिंग। वो बताता है कि प्रदीप है जो अमृतलाल से जलता था क्योंकि अमृतलाल और प्रदीप दोनों ही एक ही जगह से आते थे और दोनों ही बेंगलोर शिफ्ट हुए थे, लेकिन अमृतलाल थोड़ा मेहनती था और पैसे जोड़ने में विश्वास रखता था और प्रदीप को यही चीजें बर्दाश्त नहीं थी। प्रदीप को लगता था कि कैसे ये पैसे है जो जोड़ पा रहा है, इसके पास इतना पैसा कैसे हो जा रहा है।
और साथ ही में जो जानकी थी उसकी वजह से उसका घर में आना जाना रहता था, तो जो सुख सुविधाएं जो देखता था वो घर में, उससे उसको जलन होती थी। लाल ने गाड़ी ली थी सेकेंड हैंड, तभी से ही ये चीजें हैं जो प्रदीप के मन में खटक रही थी। फिर क्योंकि अमृतलाल प्रदीप को अपना बहुत अच्छा करीबी दोस्त मानता था, तो इसलिए वो उसने जो प्लॉट खरीदने की जो प्लानिंग की हुई थी, तो उसके लिए उसने अपने दोस्त प्रदीप को बताया कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैं एक प्लॉट लेने वाला हूं। तो ये 10 लाख रुपए का जो लालच है, यही है जो प्रदीप ने अपने दोस्तों से कहकर अमृतलाल और जानकी का कत्ल करवाया। इसके लिए प्रदीप है जो घर जाता है, क्योंकि उसका आना जाना नॉर्मल होता है उनके यहाँ, तो खाना खाने के बाद अमृतलाल को बोलता है कि तुम मुझे अपनी कार में मेरे घर तक छोड़ दो, और रास्ते में ही उसका गला घोट देता है। साथ में उसके दोस्त आ जाते हैं तीनों, और तीनों ही उसका गला रेत कर उसको बहुत सारी चोटें देकर गाड़ी में ही मार देते हैं, और उसके बाद उसकी लाश को कार से निकालकर नदी के पास यानी देते हैं। अब बाद में उनको समझ में आता है कि पैसा तो घर में होगा, और कहीं ना कहीं जानकी को मालूम है कि प्रदीप लेके गया है अमृतलाल को अपने साथ, तो सबकी सुई प्रदीप पर आनी ही है। इसके लिए वो तय करते हैं कि क्यों ना जानकी को भी मार दिया जाए। प्लानिंग होती है कि प्रदीप वापस घर में जाएगा, जानकी से बोला जाएगा कि अमृतलाल है जो ड्राइविंग लाइसेंस भूल गया है, तो तुम ड्राइविंग लाइसेंस निकाल के दो, मैं वेट करता हूँ। जैसे ही जानकी एंटर करती है घर के यानी कि कमरे के अंदर, वैसे ही 3 लोग, ये 3 दोस्त और साथ में प्रदीप, जो कि अपनी मुंह बोली बहन बोलता था जानकी को, उसको मारता है। सर पे बहुत सारी चोटों के निशान आते हैं। जानकी है जो प्रतिरोध करती है, बहुत ही ज्यादा विरोध करती है, लेकिन 3-4 लोगों के सामने एक व्यक्ति की कैसे चल सकती है। नतीजन जानकी की भी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ से तीनों दोस्त हैं जो बेंगलोर के आसपास ही रहते हैं, लेकिन प्रदीप है जो निकल जाता है चेन्नई, वहां पे अब गेस्ट हाउस में रहने लगता है। अब ये बात केवल पुलिस को पता है, प्रदीप को बिल्कुल नहीं पता है। पुलिस है जो ढूंढना शुरू कर देती है प्रदीप को, क्योंकि दोस्तों को भी नहीं पता है कि जो प्रदीप है वो चेन्नई में है। पुलिस छानबीन करती रहती है। 15 दिन निकल जाते हैं। 16वें दिन एक फोन आता है प्रदीप का अपने दोस्त के पास कि मुझे सरेंडर करना है, मैं कातिल हूं, और मेरे सपने में वो आती है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, और मुझे बेंगलोर आकर कन्फेस करना है। अब जब इस तरह की बात होती है तो पुलिस भी अचंभित हो जाती है कि कोई कातिल है, वो भागने की बजाय यहाँ वापस क्यों आ रहा है। तो वेट किया जाता है और दिन आ जाता है 16वां दिन, यानी कि ये घटना है 9 फरवरी 2010 की, और इसके सही 16 दिन बाद यानी कि 26 फरवरी 2010 को जो प्रदीप है वो पुलिस के सामने अपना कबूलनामा कबूल कर लेता है, सरेंडर करता है और अपनी आपबीती सुनाता है कि कत्ल करने के बाद से ही जब मैं चेन्नई पहुंचा तो मुझे एक रात भी नींद नहीं आई। पहली रात को ही मेरे सपने में जानकी आती है, और जानकी मुझे एक ही सवाल बार बार पूछती है कि तुमने मुझे क्यों मारा, मुझे मारने का कारण बताओ, तुमने मुझे क्यों मारा। इसके चलते ही प्रदीप बोलता है कि मुझे उस रात नींद नहीं आती है, लेकिन मुझे लगता है शायद वहम है, तो मैं दूसरे दिन भी सोना चाहता हूँ। दूसरे दिन भी मेरे साथ यही होता है, बार बार जानकी की आत्मा मेरे सामने आती है और बार बार यही सवाल करती है, और साथ में ये वार्निंग देती है अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी जिसमें कि तुम ना जी पाओगे ना मर पाओगे। अब प्रदीप है चूंकि आता भी दार्जिलिंग साइड से, और उसके कुछ रिश्तेदार असम साइड भी हैं, और उस साइड कुछ आत्मा या प्रेत तंत्र मंत्र इस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है, भारत के अलग अलग स्टेट में अलग अलग मान्यता है आत्माओं को लेकर, राजस्थान में भी लेकर, इधर बंगाल में लेकर, बहुत सारी जगह, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन बहुत सारी जगह अलग अलग मान्यताएं। देखा जाए तो चीजें होती भी हैं, और हम सब इस चीज पे कुछ ना कुछ किसी हद तक थोड़ा बहुत विश्वास रख करते हैं। तो बस यही चीज है जो प्रदीप को अंदर से खाई जा रही थी। इसके चलते ही प्रदीप ने एक बार ट्रेन के आगे आकर कूदने की भी ट्राई किया, यानी कि मरने का ट्राई किया,
इस बात से तंग आकर, लेकिन उसकी किस्मत ही ऐसी थी कि लोगों ने उसको बचा लिया। इसके बाद से उसे सुबह दोपहर शाम हर जगह जानकी की आत्मा दिखाई देने लगी और प्रदीप ने तय किया कि मैं सरेंडर करूंगा और मैं माफी मांगूंगा जानकी से, जानकी की आत्मा से। जो कुछ भी मैंने किया वो बहुत गलत किया और मुझे या तो जीने दो, नहीं तो मैं खुद मर जाऊंगा। तो पुलिस के सामने उसने ये बातें रखी और पुलिस को बोला कि आपको मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं थी, इसीलिए मैं 16वें दिन खुद यहाँ चल के आ रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले दिन से ही बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो इस तरह प्रदीप और उसके चारों दोस्त हैं वो पकड़े गए। चारों को पुलिस ने रिमांड पर लिया, पेशी हुई, उम्र कैद की सजा उनको सुनाई गई है। कहीं ना कहीं प्रदीप है, उसकी अभी मनोस्थिति बहुत ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिश्तों की भी अनसुलझी कहानी है, जिसमें कि एक बहन भाई पर विश्वास करती है और बदले में उसको क्या मिलता है। मतलब प्रदीप, मतलब एक व्यक्ति का लालच उस पर इतना हावी हो जाता है कि वो अपने रिश्तों को भी तार कर देता है। तो कहीं ना कहीं आत्मा तो कैसे बोलेंगे हम या क्या ही बोलेंगे, लेकिन आत्मग्लानि भी अपने आप में एक ऐसी चीज हो जाती है जो आपको जीने नहीं देती है। कई बार हमसे एक ऐसी भूल हो जाती है जो हम अंदर ही अंदर कचोटते रहते हैं अपने मन को, और शायद प्रदीप के साथ भी यही हुआ। खैर, जो भी हुआ, ये तो नहीं कहेंगे कि क्योंकि सजा, अगर आपने कर्म किया है तो सजा तो आपको भुगतनी पड़ेगी ही। तो गाइज, आपको कैसी लगी आज की कहानी, प्लीज मुझे कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं लाती रहूंगी आपके लिए नई नई कहानियां। टिल देन, बाय बाय।